हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे पास ना कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके इतनी क्वेरीज आ रही हैं एमटीपी को लेके कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो वैसे क्यों नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पेन पॉइंट है अभी भी काफी सारे बच्चों का। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा सेशन बनाया जाए जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सारे तो नहीं कर पाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बट वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर देंगे। तो जो क्वेरी है वो मेजरली किससे है, वो इनडायरेक्ट मेथड से है। बच्चा से बनता ही नहीं है कैश फ्लो, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कैश फ्लो के इनडायरेक्ट मेथड से। क्विकली उन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो सके, आपको पता चल सके कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना कैश फ्लो वहां पे एग्जाम के अंदर मैच करा सकते हो। बट आपको अगर इस वीडियो से एक अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको लगेगा कि सिर्फ सुन के काम हो जाएगा, तो सुन के काम तो हो जाएगा लेकिन आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो 3 घंटे के अंदर आपको जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो आप उसे परफॉर्म कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड आपको कैश फ्लो बनाना है। तो ये एक बैलेंस शीट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसके नोट्स दे रखे हैं। सीधा आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले उसने कहा कि डेप्रिसिएशन लगाना है 25% ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे। तो खाता बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का। एट द ईयर एंड वन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 जिसकी WDV इतनी है, बेच दी 35,000 की। खाता बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का। इनकम टैक्स पे करा है, खाता बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी मार्च में, तो बिल्डिंग का भी आपको खाता बना के चलना पड़ेगा। तो आओ जरा सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले मैंने खाता बनाया प्लांट एंड मशीनरी का। टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी तो मैंने टैक्स का भी बनाया। फिर उसके बाद बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन गिवन थी तो मैंने उसका भी बनाया। एक खाता मैंने आपको हमेशा बोला है बनाने का, वो है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। आपको हमेशा बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, अगर उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया तो यहाँ पे उसने आपको सिर्फ बैलेंस शीट दी है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर P&L अकाउंट आपको बना करके चलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन थी मैंने वो डाली। भाई प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको क्या क्या गिवन है, नोट नंबर 4 पे ओपनिंग और क्लोजिंग मार्च 1 और ये ठीक है। तो ओपनिंग हो गया 5 लाख, क्लोजिंग हो गया 7 लाख। तो 5 और 7 मैंने ओपनिंग क्लोजिंग प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद अगला खाता मैंने किसका बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहीं कहीं भटक रहा होगा, ये रहा 70 और 1। तो 70 और 1 मैंने ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर भी डाल के चल दिए। फिर उसके बाद अगला खाता मैंने बिल्डिंग का बनाया था, बिल्डिंग है 4 और 6। तो ये लीजिए बिल्डिंग 4 और 6। फिर उसके बाद अगला खाता मैंने किसका बनाया था, बस और कोई नहीं बनाया। फिर सीधा P&L अप्रोप्रिएशन बनाया। ओपनिंग और क्लोजिंग इसका भी देख लेते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन का रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 पे ये रहा जी। 60 और 1 और 1.5 और 2 तो हमने पूरे का ही बना रखा होगा। 2, 10 और 3 ये रहा जी। 2, 10 और 3 हमने कंबाइन बना रखा है। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सको, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सवाल में वो प्लॉट करनी शुरू करी। उसने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना 25% ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे। तो हम प्लांट एंड मशीनरी पे आ गए। हमने कहा कि कितने का है मेरा डेप्रिसिएशन, 5 लाख का 25%, 1,25,000 का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। उसके बाद उसने कहा एट द एंड वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000 जिसकी WDV कितनी थी 20,000, बेच दी गई है 35,000 की। तो 20,000 की चीज 35 में बेची तो 15 का हो गया क्या फायदा। तो मैंने कहा टू P&L 15,000, बाय बैंक 35,000। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसका खाता बनाया, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि P&L अकाउंट गिवन नहीं था तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी खाता बनाना पड़ा। नंबर 3, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अब उनको खाते में प्लॉट कर रहा हूं। फिर उसके बाद उसने कहा 50,000 रुपए टैक्स के पे कर दिए, तो 2 मैंने ये डाल दिया, 50,000 टैक्स के पे कर दिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग की कंप्लीट हो गई थी 31 मार्च को, इसलिए उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। तो हमने कहा ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे 0, बाय डेप्रिसिएशन 0, कोई डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं करा। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। फिर उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग लिख ही दिया था। उसके बाद क्या करना है, खातों को करना है बंद। आओ जरा प्लांट एंड मशीनरी को बंद करें। तो देखो ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग डाला था, ये भी हमने डाला था, डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, और ये भी हमने डाला था। बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया, 345 टू बैंक।
प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग हमने डाला था, पेमेंट हमने डाली थी, बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन 0 था, ओपनिंग क्लोजिंग हमने डाला था, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ये हमने डाला था, बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो ये क्या निकल कर आया, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस हो गया, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। अब आपको बस ये खातों से इंफॉर्मेशन अपने कैश फ्लो में डालनी है। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से शुरू करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो मैंने कहा पैट कितना निकल कर आया मेरा एक खाते से, 90,000, ये रहा 90,000 का पैट निकल कर आया। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइड फॉर कितना है, 80,000, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया ताकि मैं पीबीटी तक आ सकूं। कहां तक आ सकूं, पीबीटी तक। तो ये मेरा आ गया पीबीटी, यहीं से आप शुरुआत करते हो। फिर नॉन कैश आइटम्स जो आप डालते हो, डेप्रिसिएशन खाते से उठा के डाल दिया। फिर ये जो बाय बैंक है, ये 35,000 कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये डाल दिया 35,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। टू बैंक जो है आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, 345 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर उसके बाद ये जो क्या है, ये गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये माइनस कर दिया मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये रहा मैंने माइनस कर दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। बिल्डिंग जो है आपने परचेज करी है, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख निकल कर आया, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये डाल दिया मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप हर जगह से डील कर चुके थे। बस ये सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी बैलेंस शीट पे आ जाना है। बैलेंस शीट पे आने के बाद जिस जिस इंफॉर्मेशन को आपने अभी कंसीडर नहीं करा अपने खातों में, उसकी मूवमेंट डालनी है। भाई शेयर कैपिटल के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो हमने कुछ करा नहीं था, तो इसकी मूवमेंट डाल दो। 8 लाख से 10 लाख हुई है तो 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू करी होगी। मैंने हाईलाइट कर लेता हूँ कि हमने कौन कौन सी कहां से डाले। तो 2 लाख की शेयर कैपिटल अब आपने यहां से डाल दी। 345 आप कंसिडर कर चुके हो, ये भी आप कंसिडर कर चुके हो, 2 लाख भी आप कंसिडर कर चुके हो। उसके बाद 90 खाते से 80 भी खाते से पीबीटी टोटल आ गया, डेप्रिसिएशन भी और ये भी। उसके बाद बस ये तो चीजें डाली, हाँ बस जी इतना ही है। तो 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आपने कहां से डाली, ये आपने डाली बैलेंस शीट की मूवमेंट से। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आप बना चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 से कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की हो गई, आपने रेस करी होगी। तो 2 लाख रुपए इशू ऑफ डिबेंचर। जो रेड वाले हैं वो बैलेंस शीट की मूवमेंट है, जो ग्रीन वाले हैं वो खातों से आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का आपने कोई खाता नहीं बनाया, तो 8,20,000 से 7 लाख हो गए तो गिर गए ट्रेड पेबल। तो 1,20,000 से कैश फ्लो में माइनस, 1,20,000 से कैश फ्लो में माइनस। फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, नोट नंबर 3 देख लेते हैं भाई ये है क्या, डिविडेंड पेबल। क्यों देखा मैंने ये है क्या, क्योंकि कल को अगर आप नहीं देखते तो आप क्या करते, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाते कि अदर करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल चेंज है। देखना जरूरी है ये डिविडेंड किसका है, ये डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। 1 लाख का डिविडेंड पहले था अब नहीं है, तो डिविडेंड पे हो गया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर आपने इसका क्यों नहीं देखा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगी, देख भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है, लो डिबेंचर ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर करंट लायबिलिटी हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आपने खाता बना लिया, छोड़ दो। पीपी आपने खाता बना लिया, बस एक बार ये देख लो कोई एसेट छूट तो नहीं गई, नहीं छूटी, काम खत्म। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने कुछ नहीं करा भाई, 0 से हो गई 1 लाख, परचेस करी होगी 1 लाख रुपए की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख रुपए की परचेस, कैश माइनस। फिर उसके बाद इन्वेंट्री आपने कुछ नहीं करा, तो मूवमेंट देखो 2 से 4 बढ़ गई इन्वेंट्री, तो कैश फ्लो में माइनस, 2 लाख रुपए से इंक्रीज इन इन्वेंट्री। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 7 लाख से 5 लाख हो गए, गिर गए, तो कैश फ्लो में प्लस 2 लाख रुपए से इंक्रीज इन ट्रेड, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। फिर ये तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है कैश फ्लो मैच कराने के लिए। तो देखो जी आपने सब चीजें जो है हमने मार्क कर ली। टैक्स पेड जो है आपका खाते से आ रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने खाता बनाया था ना 50,000 का, यहाँ से आ रहा है। बस जी हो गया, बाकी सबका टोटल करा, ओपनिंग कैश लिखा तो माइनस 2 लाख, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख से वो क्लोजिंग अपना 0 आ गया। तो दिस इज द फ्लो जिसमें आपका कैश फ्लो चलता है कि आपको एडजस्टमेंट देखनी है, एडजस्टमेंट के सभी के खाते बनाने हैं, फिर एडजस्टमेंट प्लॉट करनी है। पी&एल नहीं दे रखा तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी खाता बनाना है। एडजस्टमेंट प्लॉट करने के बाद जो जो कुछ भी आपके खातों में आ रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में, और वहां वहां उसे डाल दो। जहां तक खातों की इंफॉर्मेशन डाल दी, काम खत्म। अब बस बैलेंस शीट उठाओ, जिसके खाते नहीं बनाए उसकी मूवमेंट जहां जहां पे जानी है वहां वहां पे डाल दो, आपका कैश फ्लो मैच कर जाएगा, ठीक है। आओ जरा
ये एक एग्जांपल है कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कैसे डायरेक्ट मेथड डिफर होता है इनडायरेक्ट मेथड से इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हम अपनी क्लासेस में कवर कराते हैं, बट मुझे लगता है अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा कि अब सर कॉन्सेप्ट बता दो कि कैसे होता है अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो बस कमेंट कर देना, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। बट अभी क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए, तो ये उसी का सॉल्यूशन है हमारे एग्जाम्पल का। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम बढ़ते हैं। आओ जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया रयान लिमिटेड का इनडायरेक्ट मेथड से, तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, सीधी आ जाओ एडजस्टमेंट पे भाई साहब। वो भाई, अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर 1.5 लाख, 1.5 लाख का आपने लैंड बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी 1.20 की, और बैलेंस लैंड को आपने रीवैल्यू कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल रिजर्व जो है कंसिस्ट करता है रीवैल्यूएशन पे। तो आपको एक तो लैंड अकाउंट बनाना है और एक आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाना है। ऑन 1 अप्रैल 2000 को अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000, ओरिजिनल को 70, WDV 50। ठीक है, तो 40 का आपको फायदा हो गया। मुद्दे की बात यह है कि आपको प्लांट अकाउंट बनाना है और डिबेंचर वर्थ ₹1 लाख इशू करे एज अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट अकाउंट आप बना ही रहे हो, डिबेंचर अकाउंट आप और बना लोगे। इन्वेस्टमेंट बेच दी ही 50 की 70 में 20 का फायदा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको मिला है 5,000, जिसको आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बना ही रहे हो, बैंक अकाउंट मत बना देना यहाँ पे कहीं, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश फ्लो ही बना रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बना ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, तो डिविडेंड पेबल अकाउंट आप बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर एस्टिमेटेड टू बी 135, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज करा है 15%, और बिल्डिंग पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप बना ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। आओ पहले खातों पे आ जाते हैं। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग बनाया, हमने कैपिटल रिजर्व बनाया, हमने प्लांट एंड मशीनरी भी बनाया, हमने इन्वेस्टमेंट भी बनाया, हमने डिविडेंड पेबल भी बनाया क्योंकि इंटरम डिविडेंड की इंफॉर्मेशन थी, और एक P&L एप्रोप्रिएशन तो आपको बना करके चलना है। ये आपके साथ जीवन पर्यंत चलेगा कैश फ्लो। ठीक, यही खाता आप पता है कंसोलिडेशन में भी बनाते हो, यही सेम खाता आप कंसोलिडेशन में भी बनाते हो। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। हमने खाते बना लिए, उसके बाद हमने क्या करा, बैलेंसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले बताओ जी, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस क्या है? 2000 और 2011। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1.5 लाख, तो मैंने लिख दिया 2 लाख और 1.5 लाख। फिर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बताओ जी क्या है? कैपिटल रिजर्व है ओपनिंग 0, क्लोजिंग 70, ओपनिंग 0, क्लोजिंग 70। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बताओ मुझे क्या है? 5 लाख और 7,65,000, 5 लाख और 7,65,000। फिर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बताओ मुझे क्या है? इन्वेस्टमेंट 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 कहाँ गई कहाँ गई? ये रही, 80,000 और 50,000। हाँ, 80,000 और 50,000, ये लीजिए इन्वेस्टमेंट, 80,000 और 50,000। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद है डिविडेंड पेबल, प्रोपोज डिविडेंड, या फिर डिविडेंड पेबल आ रहा होगा अदर करंट लायबिलिटी में, नंबर 4, ये रहा डिविडेंड पेबल, 60,000 और 0, डिविडेंड पेबल 60,000 और 0। फिर उसके बाद अगला खाता किसका है? P&L एप्रोप्रिएशन, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कैपिटल रिजर्व आप बना चुके हो, तो बाकियों के मत लेना, ठीक है? कैपिटल रिजर्व हटाना पड़ेगा, तो 3 और 4 20 माइनस 70, 3.5, 3 और 3.5, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का आप खाता बना चुके हो ना, उसको नहीं ले सकते, ठीक है? फिर उसके बाद डिबेंचर अकाउंट भी इशू हुए थे भाई, हाँ डिबेंचर अकाउंट भी इशू हुआ था, तो डिबेंचर भी बनाया है। तो 0 और 2 लाख, 0 और 2 लाख। फिर उसके बाद उसने और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के ऊपर भी बात करी है क्या? कोई नहीं करी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों बनाया उस पर जिक्र कर लेंगे, ये भी एक बना रखा है, ठीक। यहां तक आपने डिबेंचर तक बना दिया, चलो जी। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप डालोगे एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट, अ पीस ऑफ लैंड जिसको बेचा 1.5 लाख का, कॉस्ट थी कितने की? 1.20 की, और द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, और कैपिटल रिजर्व जो है उस पर क्रिएट करा गया है। तो हमने कहा कि कैपिटल रिजर्व को अगर मैं, अच्छा पहले लैंड की इंफॉर्मेशन डालनी है भाई। 1.5 लाख का बेचा, तो बाय बैंक 1.5 लाख, कॉस्ट कितने की थी? 1,20,000 की, तो 30,000 का क्या हो गया? आपको फायदा हो गया, तो 30,000 रुपए बाय टू P&L के अंदर डाल दिए। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व में जितना भी है वो लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन की वजह से है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अगर यहां डालोगे तो टू कैपिटल रिजर्व यहां भी डालना पड़ेगा, ठीक। अगली इंफॉर्मेशन, प्लांट को बेचा 90,000 का, तो देखो जी प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाओ, बाय बैंक 90,000 रुपए। फिर उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट थी 70, WDV थी 50, तो 40 का फायदा, तो 40 का फायदा आपने यहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद डिबेंचर इशू करे 1 लाख के एट पार एज अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ प्लांट
फॉर 4.5 लाख एक्वायर्ड। तो आपने लिखना है 2 डिबेंचर 1 लाख और 2 बैंक 3.5 लाख, तभी तो 4.5 लाख रुपए का प्लांट खरीदोगे। फिर डिबेंचर अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ गया डिबेंचर अकाउंट, ये रहा, बाय प्लांट 1 लाख, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो जी। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपने वो बेच दी, कॉस्ट कितनी थी 50,000, बेची कितने की 70,000 की, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70,000 की बेची, 50 की थी, तो 20,000 का फायदा, तो ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ओपनिंग क्लोजिंग आपने बैलेंस शीट से डाल रखा है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 15% ड्यूरिंग द ईयर, तो कैपिटल कितनी है जी, कैपिटल है 5 लाख रुपए की, 75,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड आपने डिक्लेयर करा है और पे करा है। इंटरिम डिविडेंड आपका आ रहा है क्या कुछ, 90,000 क्यों आ रहा है भाई, गलत निकाल दिया क्या मैंने, अच्छा मैंने 5, सॉरी मैंने पुरानी कैपिटल पे निकाल दिया, मेरी गलती है, 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए का आपने इंटरिम डिविडेंड, उसने कहा था डिक्लेयर भी करा है और पे भी करा है, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी करवा दिया डिविडेंड और पे भी करा दिया। द मोमेंट आप यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करा रहे हो तो आपको इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एंट्री भी तो यही होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो आपको उसको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर कितनी है, 1,35,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया होगा जरूर से, कहाँ गया, तो बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता नहीं है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नहीं देखा, ये रखा, खाता नहीं बना रखा, अच्छा चलो बना देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, 60,000 और 95,000, 60,000 और 95,000, और उसने आपको कहा है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर 1,35,000 का प्रोवाइड फॉर कराया है, 1,35,000 रुपये का उसने प्रोवाइड फॉर कराया है। ठीक, तो वो मैंने यहाँ पर भी डाल दिया। ठीक, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 15% चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे, और बिल्डिंग पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बिकी भी थी, कब बिकी थी, 1 अप्रैल को ही बिक गई थी, तो इसका मतलब 5 लाख में से आपने कितने की कॉस्ट की डब्ल्यूडीवी की प्लांट एंड मशीनरी उड़ा दी, 50,000 माइनस 50,000, 4.5 लाख, 1 अप्रैल को ही बिक गई थी। फिर उसके बाद आपने 4.5 लाख रुपए की खरीद भी ली थी, प्लस 4.5 लाख, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 9 लाख पे 15%, 1,35,000, 1,35,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन लगा। ये कैसे आया भाई, ओपनिंग थी 5 लाख की, जितनी बेच दी उसकी डब्ल्यूडीवी माइनस कर दी, जितनी खरीदी थी 4.5 लाख रुपए की, क्योंकि ये सब 1 अप्रैल को ही करा है, इसलिए मैंने ऐड करा है। अगर मैं मिड ऑफ द ईयर में करता तो मैं प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इसका भी लेता और प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इसका भी लेता, उसके बेसिस पे फिर मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, कितना आया, 1,35,000। पर खातों में प्लॉट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बस जी, एक खाता ये भी बंद कर देते हैं, 60,000 प्लस 1,35,000 माइनस 95,000, तो यहाँ पे आ गया टू बैंक, टू बैंक 1 लाख, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, आपका पीबीटी निकालने के काम आएगा। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और होती है, वो होती है कि अगर आपको कोई खर्चा करना है, जैसे यहां पर आपने डिबेंचर इशू करे थे कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के डिबेंचर ये इशू कर रखे। अगर आप डिबेंचर अकाउंट पे जाओगे तो ओपनिंग आपका 0 था, क्लोजिंग 2 लाख थे, ये आपका प्लांट से आ रहा था, तो इतने के डिबेंचर आपने और इशू करे होंगे, इतने रुपए के डिबेंचर जो है आपने और इशू करे होंगे, 9% डिबेंचर है। ठीक, अब टेंटन है, अब आपको क्या करना है, अब आपको खातों को करना है बंद। आओ जरा एक एक करके खातों को बंद करते हैं। कैपिटल रिजर्व तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 70 70 खत्म,
इसको बंद करा तो ओपनिंग क्लोजिंग आपने बैंक से बैलेंस शीट से लिख दिया। ये वाला बैलेंस भी आपको एडजस्टमेंट से मिल गया था, ये वाला बैलेंस आपको एडजस्टमेंट से मिल गया था, बैलेंसिंग फिगर 70 ही बचेगा, वो आपने पहले से ही लिखा हुआ था, तो आपका ये खाता भी मैच हो गया। क्या क्या कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। प्लांट एंड मशीनरी को आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से लिख दिया था, ये आपको एडजस्टमेंट से मिला, ये भी आपको एडजस्टमेंट से मिला, ये भी आपको एडजस्टमेंट से मिला, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करा था, बाकी का खाता आपका मैच हो जाएगा। बैंक ये जो 90,000 है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 40,000 है ये ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा, डिवेंचर की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, आप खाते में डाल चुके हो, ये आपके इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, ये आपका ऑपरेटिंग में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट को भी बंद कर देते हैं। अच्छा, उसने इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट दी थी, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड 5,000 का आपने इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करा है, तो वो एक एडजस्टमेंट यहाँ डाल दी, तो ओपनिंग क्लोजिंग डाला, ये आपका एडजस्टमेंट से आ गया। एक इन्वेस्टमेंट आपने बेची भी थी 70 की, जिसपे 20 का फायदा हुआ था, बैलेंसिंग फिगर बच गया टू बैंक 25,000, ये कहाँ चला जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर चला जाएगा। डिविडेंड पेबल को भी बंद करा, तो हमने कहा कि भाई ये ओपनिंग क्लोजिंग आपने लिख रखा था, ये आपने लिखा एडजस्टमेंट से इंटरिम डिविडेंड वाली, बैलेंसिंग फिगर बच गया 60,000, ये कहाँ चला जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर चला जाएगा। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को जब बंद करा तो आया पैट कितना, 1,40,000, यहां से आपकी शुरुआत होगी कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिवेंचर अकाउंट को बंद करा तो डिवेंचर इशूड आ गए 1,00,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेंगे अभी चर्चा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को बंद करा तो आपका 1,35 प्रोवाइड फॉर आ गया और 1,00,000 रुपए का आपका पे आ गया, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। तो आपने खाते भी कर लिए अब बंद। अब दूसरा काम क्या है कि इनमें जो जो चीजें हैं आपको अपने कैश फ्लो के अंदर डालनी है। तो आओ जरा, सबसे पहले आपने पैट निकाल लिया था 1,40, तो 1,40 आप यहाँ लिखोगे, ये लिख दिया 1,40। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स से आपने क्या निकाला था, प्रोवाइड फॉर 1,35,000, ये आप यहाँ लिख दोगे, इससे क्या आ जाएगा आपका पीबीटी आ जाएगा। टैक्स पेड जो है आपका, टैक्स पेड 1,00,000, ये निकल कर आया यहां से 1,00,000, तो वो आपका टैक्स पेड से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी बाद में जिक्र करेंगे। ये डिवेंचर जो आपने इशू करे ये आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दोगे, हम हाईलाइट कर रहे थे, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे थे, हाँ जी। तो ये आपने डाल दिया, टैक्स पेड भी आपने डाल दिया। फिर जो आपने डिवेंचर इशू करे 1,00,000, वो भी आपने डाल दिए यहाँ पर, तो आपका डिवेंचर वाला काम भी हो गया। फिर उसके बाद ये वाला आपका काम हो गया था डिविडेंड पेबल, तो जो आपने बैंक से डिविडेंड पेबल 60,000 का पे करा, वो आप कहाँ डाल दोगे, वो आप डाल दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये रहा डिविडेंड पेबल। एक और डिविडेंड पेबल आ रहा है 90,000 का, वो भी आप डाल दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बाकी का जो था पी एंड एल वाला वो आप एप्रोप्रिएशन में डाल चुके थे। इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर ले तो ये जो गेन है 20,000 का, ये आप माइनस कर दोगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, ये रहा मैंने माइनस कर दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। फिर उसके बाद टू बैंक जो आपने रिसीव करे हैं 70, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दोगे, कहाँ गया इन्वेस्टिंग, ये रहा जी 70 मैंने इन्वेस्टिंग में डाल दिया। जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है वो आप कहाँ डाल दोगे, वो भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डाल दोगे, चाहे प्री हो पोस्ट हो उससे मतलब नहीं है, रिसीव तो हुआ ही है, कैश की तो ट्रांजेक्शन है ही ना, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। जो आपने 25,000 परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, वो भी आप यहाँ पे डाल दोगे। तो मैंने कुछ नहीं करा, जो जो एडजस्टमेंट दे रखी थी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे भी आ जाऊंगा, जो जो एडजस्टमेंट दे रखी थी वो सभी एडजस्टमेंट मैंने उसके खाते बना लिए, उसको खातों में प्लॉट कर दिया, फिर बैलेंस निकाल दिए खातों का, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा टू बैंक और बाय बैंक अकॉर्डिंगली मैं अपने कैश फ्लो में के अंदर डालता जा रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी पे आया तो डेप्रीसिएशन कहां होता है, एड बैक होता है, ये मैंने एड बैक कर दिया। फिर उसके बाद बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर टू पी एंड एल गेन हुआ है 40,000 रुपीज का, तो वो मैंने ये लेस कर दिया। फिर उसके बाद टू डिवेंचर इशू, तो ये डिवेंचर में जाना चाहिए था, कैश फ्लो में से लेने देना ही नहीं है, तो मैंने डिवेंचर में डाल दिया था पहले ही। फिर टू बैंक 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस होना चाहिए क्योंकि परचेज करा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर कैपिटल रिजर्व से कोई कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन ही नहीं आ रही, तो कहां लेके जाऊं कैश फ्लो में, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग बाय बैंक, आपने लैंड बेचा 1.5 लाख का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए था, मैंने वहां डाल दिया। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर ये गेन आ रहा है 30,000 रुपए का, वो मैंने ऑपरेटिंग से माइनस करना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे प्रॉफिट के को वो बढ़ा रहा होगा और मेरी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है वो वाला गेन, तो मैंने वो हटा दिया। फिर कैपिटल रिजर्व से कोई कैश का लेना देना हुआ नहीं, तो मेरे कैश फ्लो में कहां से आ जाएगा, तो ये सब मैंने कर दिया। अच्छा, अब क्यों मैंने बना रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, आप बिना बनाए भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसी इसकी एडजस्टमेंट क्यों कर रखी है, क्योंकि डिबेंचर देखो दोस्त कब इशू हुए हैं,
1 अप्रैल को इशू हुए हैं और 9% डिबेंचर हैं, तो इस पे ब्याज भी तो लगा होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को यहां पे ऐड करके 18,000 रुपए यहां पर ऐड करके यहां से पेमेंट करवा दी सेम, क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। बट आपको अगर आप खाता भी बनाओगे तो भी क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ओपनिंग 0 क्लोजिंग 0। अगर डिबेंचर इशू हुए हैं चाहे मिड ऑफ द ईयर में क्यों ना हुए हो, तो आप खाता बनाना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितना इंटरेस्ट उसका प्रोपोर्शनेटली बनता है वो डालना, जो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है वो डालना, आपका ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर बैंक से निकल कर आ जाएगा। ये ले जाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और ये ले जाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो सॉल्यूशन एक ही है, कंफ्यूजन आए तो सीधा खाता बना लो, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी एडजस्ट करा दिया। फिर उसके बाद जब सारे खाते हो गए फिर कुछ भी नहीं करना, फिर तो बैलेंस शीट पे आओ, मूवमेंट पकड़ो जिस जिसको आपने छोड़ रखा है। कैपिटल का आपने कुछ नहीं करा, कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हो गई, भाई कम कैसे हो गई ये कैपिटल, तो 5 लाख से 6 लाख रुपए से ये बढ़ी, तो यानी कि इशू करी है आपने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिडीम करी है आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये देखो जी, शेयर कैपिटल आपने इशू करी है और ये आपने रिडीम करी है। अच्छा, हाईलाइटर दूसरा लगाना है भाई, ठीक। फिर उसके बाद कैपिटल खत्म, रिजर्व एंड सरप्लस आप बना चुके हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, 9% डिबेंचर, डिबेंचर का आपने खाता बना लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। ट्रेड पेबल का आपने खाता नहीं बनाया, 1/10 से 1/15 हो गया, ट्रेड पेबल बढ़ गए तो कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा 5,000 रुपए से, ये रहा जी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। फिर उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 4 पे आ जाओ, डिविडेंड पेबल है और लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस है। डिविडेंड का आप काम कर चुके हो, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस का आपको करना है। 20,000 से 30,000 हो गई, 10,000 रुपए से लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस आपकी बढ़ गई है। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ गई है तो आपके कैश फ्लो भी बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने खाता बना लिया, इग्नोर कर दो। पीपीई का आपने खाता बना लिया, इग्नोर कर दो। इन्वेस्टमेंट का खाता बना लिया, इग्नोर कर दो। इन्वेंट्री 90 से 95 होगी, 5,000 रुपए से कैश फ्लो कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 225 से 2.5 हो गए, 25,000 से कैश फ्लो कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो काम ही आएगा कैश फ्लो के लिए। अदर करंट एसेट 1,65,000 से 1 लाख हो गई, 35,000 रुपए से कैश फ्लो कम हो जाएंगे, ठीक। देखो जी, सारी चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं, जो खातों से लिखनी थी वो खातों से लिख दी, जो उससे लिखनी थी बैलेंस शीट की मूवमेंट से लिखनी थी वो बैलेंस शीट की मूवमेंट से लिख दी। ये तो मैंने नेट का टोटल कर रखा है, ये नेट का टोटल है, ये तीनों का टोटल है, ये ओपनिंग कैश है और ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो दिस इज द वे जिससे आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी एंड आपको समझ आ रहा होगा कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्या एक क्वेश्चन और देख ले क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2001 एंड 2000 आर एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको ये सब दे रखा है, सीधा आओ एडजस्टमेंट पे। कंपनी ने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेच दिए 1 लाख रुपए की, तो पीपीई का अकाउंट बना लेना। The company also decided to write off another item of PPE costing this PPE का अकाउंट आप बना ही रहे हो, on which depreciation इतना इतना, depreciation ऑफ PPE इसका भी अकाउंट आप बना ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेना। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम एट 5% प्रीमियम, तो इनका भी अकाउंट बना लेना। ये मत सोचना कि हम तो रिडीम करा देंगे, चुपचाप खाता बना लेना, ठीक है। Company decide to value inventory at cost, whereas previous practice was to value inventory at cost plus 10%. Inventory in the books is 2,16,000. The inventory 31 मार्च पुरानी वाली है, अच्छा मार्च 2001 was correctly valued at 3 लाख और जो मार्च 2000 की है वो 216 है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इनडायरेक्ट मेथड, तो सब चलो बस अब क्या करना है, खाते बनाने हैं और इन्फॉर्मेशन प्लॉट। तो हमने एडजस्टमेंट पढ़ के देख लिया कि किस किस के खाते बनाने हैं, इन्वेस्ट पीपीई, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर, और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्योंकि उसकी रिडम्पशन थी ना इसलिए, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक। आ जाओ जी, पहले ओपनिंग क्लोजिंग देखो, मैं आपको वॉक नहीं करा रहा, ओपनिंग क्लोजिंग तो बैलेंस शीट से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर है नहीं। तो पहली एडजस्टमेंट आपने करी, आपने पीपी बेचा 1 लाख रुपए का, तो मैंने लिख दिया बाय बैंक 1 लाख रुपए। और आपने कहा कि कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख की, डेप्रिसिएशन था 80, यानी कि 1/20 की डब्ल्यूडीवी और 1 में बेची तो 20 का घाटा, 20,000 रुपए का घाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया।
फिर उसके बाद अनदर आइटम ऑफ पीपीई को आपने राइट ऑफ करा, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 56,000, डेप्रिसिएशन था 40,000, तो 16,000 की डब्ल्यूडीवी थी, वो आपने राइट ऑफ करा दी, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 3,60,000 का आपने कहा डेप्रिसिएशन था, 3,60,000 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद डिबेंचर और प्रेफरेंशियल को रिडीम करा है 5% प्रीमियम पे। तो मैंने पहले बनाया डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, बैलेंसिंग फिगर डाला, तो 1/20 का मेरा इतने का रिडम्पशन आया फेस वैल्यू का, तो वो मैं ले गया डिबेंचर होल्डर में, डिबेंचर होल्डर से यहां से ले गया 1/20, 1/20 को मैंने डाला, मैंने इसको पेमेंट कितनी करी है 1/26 की, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम करा है, तो ये मैंने डाल दिया टू बैंक। सिमिलरली मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग मुझे पता चला कि कितनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुई है, एंड इस प्रेफरेंस शेयर को मैं कहां ले गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, और मैंने 5% पे रिडीम करा दिया। ये हो गई ये वाली एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद ये कंपनी ने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करी है, वो कैश फ्लो के टाइम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ जी। फिर उसके बाद क्या करना है, खातों को मिक्स बस मैच कराना है। इसको जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से लिख दिया, ये एडजस्टमेंट से, ये एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में, ये बचा बैलेंसिंग फिगर टू परचेज, ये कहां चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर इन्वेस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग आपने यहां से लिख दिया, इस पे गेन हुआ था, इन्वेस्टमेंट पे एक गेन का पॉइंट था, ये रहा कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, तो 40,000 का गेन आपने एडजस्टमेंट से डाला, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से डाला, बैलेंसिंग फिगर आया 1/20, ये कहां चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। डिबेंचर होल्डर में ये क्या आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पी&एल के अंदर चला जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर खाता बनाया, बैलेंसिंग फिगर बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कहां चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर को तो पहले ही मिला चुके थे तभी 1/20 आया, प्रेफरेंस को भी पहले ही मिला चुके थे तभी 1/20 आया, एप्रोप्रिएशन को मिलाया तो पैट कितना आ गया 2,60,000। खाते मिलाने वाला काम हो गया, बैलेंसिंग फिगर लिखने वाला काम हो गया, जितनी भी आइटमें निकल कर आई मुझे पता चल गया कौन ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन इन्वेस्टिंग में जाएगी, कौन फाइनेंसिंग में जाएगी, तो मैंने लिख दिया यहां पर पैट। क्या मुझे टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन? नहीं सर, टैक्स के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अगर टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हम कहते हैं कि ओपनिंग वाला पे हुआ होगा और क्लोजिंग वाला प्रोवाइड हुआ होगा। हाँ, तो ये ओपनिंग है तो ये पे हुआ होगा और ये प्रोवाइड हुआ होगा, तो 340 प्रोवाइड हुआ होगा। आओ जी, पहले मैं लिख दूं जरा ग्रीन से, जो मैंने खातों से डाला है, पैट मैंने खाते से डाला है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी 20,000 मैंने खाते से डाला है, एसेट रिटर्न ऑफ 16,000 ये वाला, ये मैंने खाते से डाला है, डेप्रिसिएशन 360 ये भी मैंने खाते से डाला, फिर गेन हुआ 40,000 का इन्वेस्टमेंट पे, ये भी मैंने खाते से डाला। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, आपने पीपी बेची 1,00,000 की, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया होगा, ये रहा। और आपने खरीदी है पीपी 856 की, ये भी इन्वेस्टिंग में चला गया होगा, ये रहा। पीपी का पूरा खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट आपने बेची 1,20 की, ये भी इन्वेस्टिंग में चला गया होगा, ये रहा। डिबेंचर होल्डर 1/26 से रिडीम कराया, ये चला गया होगा यहां पर डिबेंचर 1/26। फिर ये 6,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6,000 यहां चला गया होगा, ये रहा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1/26 से रिडीम हुए, ये रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहां चला गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय पी&एल 6,000, ये आपका यहां चला गया 6,000 से। फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर 1/20 आपने कहां डाला था, डिबेंचर होल्डर में उसने ट्रीट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 260 आपका यहां से आ गया 260। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैलेंस शीट्स की मूवमेंट पकड़नी है, क्योंकि आपने सारे काम अपने कर लिए। आ जाओ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट है, तो 16 लाख, ये 12 लाख से 16 लाख हो गई, तो यानी कि 4 लाख रुपए की आपने शेयर कैपिटल इशू कर दी, तो 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू। प्रेफरेंस शेयर का आपने खाता बना लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस का खाता बना लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट पे ही आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 9% डिबेंचर, डिबेंचर का आपने खाता बना लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 4 डिविडेंड पेबल, ओपनिंग था 1/20, क्लोजिंग हो गया 0, तो यानी कि डिविडेंड पेड, ये आ गया डिविडेंड पेड। करंट लायबिलिटी 480 से 520, 480 से 520, तो 40,000 रुपए से आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएगी 40,000 रुपए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश फ्लो पॉजिटिव। चलो जी, आप कहां तक चले गए थे, हम चले गए ये थे शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या मानते हो, आप मानते हो 360 जो है वो पे हुआ होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर का 340 जो है वो प्रोवाइड हुआ होगा, तो यही मैंने करा, मैंने कहा 340 प्रोवाइड करा दो और 360 जो है वो पे करा दो, 360 जो है वो पे करा दो।
पीपी में आपने खाते बना लिए शायद लगभग सभी के। हाँ, पीपी में आपने सभी के खाते बना लिए, मैंने नेट बेसिस पे बना रखा है। किसी को अगर ग्रॉस और एक्डेप से आदत हो तो वो वैसे भी कर सकता है, नेट से भी आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। अच्छा, हम इस पे थे। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का आपने खाता बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपको काम आएगी वो बनाने के लिए कैश फ्लो। फिर ये हो गया 1-10 से 11-10 से 11-50, तो 40,000 से करंट एसेट बढ़ गई तो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा आपका। 11,10,000, 40,000 ही तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपकी इन्वेंट्री भी शामिल है, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी शामिल है। तो कहता है कंपनी डिसाइड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट वेयर प्रीवियस प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31 मार्च 2000 2,16,000 फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो करेक्टली वैल्यूड है 3 लाख रुपए की। तो 2,16,000 जो है वो 90% पे वैल्यूड है, आपको 10 का निकालना है, वो आता है 24,000। तो 24,000 रुपए से जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाओगे तो वो कितनी हो जाएगी, 2,16,000 से आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 24,000 और जोड़ दिए तो 2,40,000 रुपए से आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब आपकी इन्वेंट्री 2,40 से कितनी हो रही है, 3 लाख हो रही है। तो 60,000 रुपए आपका इन्वेंट्री का इंपैक्ट है, मैं यहां लिख लेता हूं। 60,000 रुपए से इन्वेंट्री बढ़ रही है तो कैश फ्लो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अदर करंट एसेट में क्योंकि आप इन्वेंट्री अलग से ले रहे हो तो अब आपको यहां से इन्वेंट्री हटानी पड़ेगी। आपका ओपनिंग कितना है 11,10, क्लोजिंग कितना है 11,50, तो मैंने यहां लिखा ओपनिंग है 11,10,000, क्लोजिंग है 11,50,000। इसके अंदर इन्वेंट्री शामिल है 2,16,000 की, क्योंकि वो तो अभी 90 पे ही वैल्यू है, आपने 24,000 की एडजस्टमेंट खुद से करी है। और इसके अंदर शामिल है 3 लाख की, तो 11,10,000, सॉरी 11,10,000 माइनस 2,16,000 विदाउट इन्वेंट्री वैल्यू है 8,94,000 ओपनिंग, 11,50,000 माइनस 3,00,000 8,50,000 विदाउट इन्वेंट्रीज। अगर मैं इन्वेंट्री को हटा दूं तो मेरी वैल्यूज कितनी है 894 और 8,50,000, ये मेरी वैल्यूज है। अब ये देखो भाई, ये बिना इन्वेंट्री के कितना से बढ़ा है, 894 से 850 हुआ है, गिरा है ये तो 8,94 से 8,50,000 हुआ है, 44,000 रुपए से गिरा है, तो 44,000 रुपए से कैश फ्लो पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और इन्वेंट्री की वजह से 60,000 का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो -60,000 नेट में आएगा 16,000 रुपए से इंपैक्ट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 16,000 रुपए से नेट में इंपैक्ट आएगा और 24,000 रुपए की एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पर चली जाएगी। अगर हम ये वाली एडजस्टमेंट ना करते, क्योंकि इन्वेंट्री से तो कोई कैश का लेना देना ही नहीं है, तो भी आपका आंसर मैच हो जाता, तो आपका नेट इंपैक्ट कितना क्या आ जाता, तो आपका आ जाता 40,000 रुपए का। मजे की बात है, ये देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 ही आ जाएगा। ठीक है, तो भी आपका आंसर, बट इसको करना होता है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, अगर ये नहीं करोगे तो वो नंबर काट लेगा। ठीक है, बट मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कैश फ्लो में कैश की मूवमेंट आती है, तो इन्वेंट्री आपने बढ़ा घटा दी, उससे कैश में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो एनीवे, तो यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट जो है वो कलर हो गई हैं, यानी कि हमने सभी एडजस्टमेंट को देख लिया है। एंड अकॉर्डिंगली जब आपने तीनों का टोटल करा तो आपका नेट कैश फ्लो जो है फ्रॉम ऑल द एक्टिविटी आया 0, ओपनिंग जो था आपका वो क्लोजिंग के फिर बराबर होगा। ये रहा जी, दोनों ही 10-10,000 थे, तो एड ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, जो कि आ जाएगा 10,000। ठीक, तो आई होप, मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस बहुत होंगे, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसका फायदा नहीं है। आपको मुझे बस एक वो देना था स्पिरिट, एक आइडिया कि आपको कैसे कैश फ्लो के क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो डाउट्स आ रहे थे कि उसमें कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनडायरेक्ट मेथड स्पेसिफिकली उठाया जो आपको आइडिया दे कि आपको कैश फ्लो के क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ना है। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको किसी और कॉन्सेप्ट में कोई भी चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग का उसमें दिक्कत है तो मुझे कमेंट करो, मुझे रीच आउट कर सकते हो आप मेरे नंबर पे भी, ईमेल आईडी पे भी और टेलीग्राम पे भी। एनीवे, आप चाहे वीडियो पे कमेंट भी कर दो, हम ट्राई करेंगे हम आपके उन कॉन्सेप्ट्स को और सुधार सकें ताकि आप अपने एग्जाम में और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, गुड लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।